वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बात कर रहे थे मगध साम्राज्य की, और मगध साम्राज्य में हम लोगों ने कल बात की थी बृहद्रथ डायनेस्टी की और प्रद्योत डायनेस्टी की। आज हम लोग बात करेंगे हर्यंक डायनेस्टी की। अगर प्रद्योत डायनेस्टी याद होगी आपको, तो प्रद्योत डायनेस्टी शुरू हुई थी जब पुल्लिका ने, जो कि मंत्री था रिपुंजया को मारा और प्रद्योत को गद्दी पे बिठाया, और यहाँ से वो डायनेस्टी शुरू हुई। उसके बाद प्रद्योत का बेटा था वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन को मारा भट्टिया ने, और फिर भट्टिया ने अपने बेटे बिंबिसार को गद्दी पे बिठाया, और एक नई डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है जो कहलाई हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक जो है, इसका नाम जो यहाँ से आता है, जो माना जाता है वो ये कि ग्रीन कलर जो है सिंबल था रॉयल फैमिली का। और प्रोबेबली जो है माना जाता है वो ये कि वो नाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हरे कलर का जो है कनेक्शन था। इस वजह से परहैप्स इस डायनेस्टी का नाम पड़ गया, इस वंश का नाम पड़ गया हर्यंक। इसके फाउंडर की बात करें और पहले शासक की बात करें तो वो था बिंबिसार, जिसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। ईयर लेके अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकते हैं, सब पुरानी बातें हैं। प्राचीन भारत में सभी शासकों के अवधि को लेके, उनके कार्यकाल को लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई देगा। अगर बिंबिसार की बात की जाए तो इसके दो टाइटल, बल्कि एक मेन टाइटल दिखाई देता है, श्रेणियाँ, या फिर इसी की जगह पे एक और टाइटल जो है मिलता है, श्रेणियाँ या फिर श्रेणिका। यानी कि वो जो कि एक जिसके पास एक लार्ज आर्मी हो, कमांडर जो है, मतलब आर्मी के कंटेक्स्ट में इस टाइटल का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा बिंबिसार के बारे में खास बात एक ये है कि इसने राजगिर को इस्टेब्लिश किया। राजगिर, अगर आपको याद होगा, राजधानी, जो कि हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अगर बिंबिसार का एक शासक के तौर पे उसका चित्र देखें, उसकी बात करें, तो इसने अपनी सीमा विस्तार के लिए हर तरीके की नीतियों का पालन किया। चाहे वो वॉर की बात हो, युद्ध करने की बात हो, चाहे वो फिर जो है मैट्रिमोनियल हो, यानी कि शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार करने की बात हो, या फिर कूटनीति के तहत, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू, तीनों की मदद लेकर उसने अपने साम्राज्य को, अपनी सीमा को विस्तार, जो सीमा का विस्तार देने के लिए हर कदम जो है उसने कोशिश की। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी पॉलिसी रही वो थी मैट्रिमोनियल अलायंस। विवाह संबंध उसने हर जगह किए, ताकि उसकी साम्राज्य की शक्ति भी बढ़े और उसकी जो उसके साम्राज्य की जो भूमि है, जो उसकी सीमा है, उसका भी विस्तार हो। इसमें पहला जो नाम आता है वो आता है चेलेना का, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। और लिच्छवी के राजा उस टाइम जो थे वो थे चेतक, तो चेतक की बेटी थी चेलेना। इससे शादी की। इससे शादी करने का फायदा क्या हुआ कि लिच्छवी जो है, जो खुद वज्जीज का एक पार्ट था, वज्जीज जो संघ, जो गणराज्यों का संघ था, वो अगर आपको याद होगा, तो लिच्छवी से शादी होने से क्या हुआ, जो 8 समूह है, जो 8 गणराज्य का जो समूह है, उन सभी 8 से भी रिश्ता उसका मजबूत होगा। तो ये एक उसकी कूटनीति थी। लिच्छवी से रिश्ता जो है उसने करके वज्जिस से रिश्ता बेहतर किया था। और दूसरी बात एक ये है कि चेतक की बहन एक थी, नाम था त्रिशाला, और ये त्रिशाला जो है महावीर, जो जैन तीर्थंकर थे, उनकी माँ थी। तो यहाँ से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें तो बेहतर होगा। इसके अलावा एक और शादी उसने की थी कौशल महादेवी से। पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसका जिक्र पहले भी हो चुका है। कौशल महादेवी महाकौशल की बेटी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत, जो कि आपको याद होगा कि जब शादी हुई थी कौशल महादेवी से, तो महाकौशल ने काशी गिफ्ट में दिया था बिंबिसार को, और साथ में 1000 करशापन दिया था। 1000 नहीं बल्कि 1 लाख करशापन, यानी कि चांदी के सिक्के भी दिए थे। लेकिन जब बाद में बिंबिसार की डेथ हो जाती है तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु में थोड़ा बवाल हो जाता है, और अजातशत्रु काशी जो है
मतलब अजातशत्रु के हाथ से निकल जाता है। ये सब बात की कहानी है। तो बहरहाल फिलहाल के लिए अभी वो सब बवाल तो हुआ नहीं। तो महाकौशल देवी से शादी करके या कौशल देवी से शादी करके यहाँ प्रसेनजीत से और महाकौशल से भी रिश्ता जो है मजबूत किया गया। तीसरी शादी उसकी हुई वैदेही से। वैदेही विदेह की राजकुमारी थी। इसके अलावा एक और शादी हुई थी खेमा। खेमा जो है माद्रमा जनपद जो था वहाँ की राजकुमारी थी। माद्र जनपद जो है वो आज के पंजाब रीजन में। तो इस तरीके से कई सारी शादियां करके उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। और इन सब का जो मेन फोकस था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि किसी तरीके से अवंती को कब्जे में किया जाए, उसको घेरा जाए। तो माद्र जनपद जो है वो लगभग यहाँ पे कहीं रहा होगा, क्योंकि पंजाब के ही रीजन में था। इसके अलावा वज्जीत से उसने जो है रिश्ता बेहतर किया। काशी से भी ठीक था। तो उसने घेरने की कोशिश की। और मगध तो यहाँ पे ये पूरा है ही मगध। तो उसने अवंती को यानी कि चंद्रप्रद्योत को घेरने की कोशिश की बिंबिसार ने, हालांकि वो असफल रहा। शादियों के अलावा उसने वॉर भी कई किए थे। अगर आपको पीछे की सारे 15 महाजनपद की अगर कहानी याद होगी, तो उसने वॉर करके भी कई जनपदों को, कई महाजनपदों को अनेक्स किया था। उसमें नाम आता है अंग महाजनपद का। उसका आखिरी रूलर था, मैंने बात की थी, नाम था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को मार के अंग महाजनपद को अनेक्स किया। इसके अलावा मल्लास पे भी उसने अटैक किया, उसको भी कैप्चर किया था। और कूटनीति के तहत भी उसने कई सारे कदम उठाए थे। जैसे चंद्र प्रद्योत की ही बात थी। जब चंद्र प्रद्योत बीमार हुआ, उसके सारे हकीम जो है और वैद्य जो है असफल रहे, तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा इलाज करने के लिए। साथ में उसका बेटा अभय भी गया हुआ था। तो इस तरीके से चंद्र प्रद्योत से भी रिश्ता उसने बेहतर किया। वहीं गांधार का रूलर था पुष्कर सरिन, जो कि गौतम बुद्ध का ये भी समकालीन था, कंटेम्प्ररी था। इसने अपना एम्बेसी यानी कि राजदूत भेजा, कुछ अमाउंट पैसे भी दिए। और इसका मकसद ये था कि अभी अवंती से रिश्ता बेहतर नहीं था, लेकिन फिर बाद में तो बेहतर हो ही जाता है। तो हालांकि बिंबिसार ने मना कर दिया था, क्योंकि गांधार का भी दुश्मन था अवंती। तो गांधार हमेशा अवंती के चक्कर में लगा रहता था। तो इस तरीके से जो आसपास के महाजनपद थे, उन सब से ऑलमोस्ट जो है पावरफुल जनपद जो थे, जैसे कुरूज और वो सब तो उतना पावरफुल थे नहीं, चेदी वगैरह। तो जो पावरफुल थे उन कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा संबंध स्थापित हुआ, जो इसके उत्कर्ष में मदद करता है। इसके अलावा कुछ बिंबिसार के बारे में फैक्चुअल अगर बातें की जाएँ, तो ही वॉज लायन ऑफ किंग्स। वो राजाओं का शेर बोला जाता था। और ये जिक्र आता है जैन टेक्स्ट में, नाम था उत्तराध्यायन सूत्र। इसका कनेक्शन जैन धर्म से जो है ज़्यादा रहा। और ये मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन जो मानते हैं कि वो जैन फॉलोअर ही था। लेकिन उसने बुद्धिज़्म को भी इक्वली रिस्पेक्ट दी भी है यहाँ पे, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है 2 बार बिंबिसार के टाइम पीरियड में राजगिरा आए। और बिंबिसार जो है नंगे पैर गौतम बुद्ध को रिसीव करने के लिए भी गया था। तो इससे पता चलता है बुद्धिज़्म के लिए भी इसके मन में इक्वली रिस्पेक्ट थी। धर्म की तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अच्छी बातों के साथ इस वंश के लिए बुरी बात जो है वो ये कि इसको डायनेस्टी ऑफ पेरिसाइडर बोला जाता है। पेरिसाइडर का मतलब होता है किलर्स ऑफ फादर्स, पितृहंता, वो लोग जो अपने पिता की हत्या करते हैं। तो इस वंश में सब यही हुआ है। बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उदयन ने मारा, उदयन को अनिरुद्ध ने, फिर उसके बेटे मुंडा ने, फिर उसके बेटे नागदशक ने। सब अपने बाप को मार मार के अगला जो है शासक बनते हैं। अगर अपने बाप के मारने की कहानी की अगर शुरुआत करें, उसकी अगर बात की जाए, तो अजातशत्रु ने ही की। जैसे बिंबिसार रूलर था, तो बिंबिसार के 2 बेटे थे। एक तो अजातशत्रु ही था, जो कि जायज बेटा था। जायज इसलिए क्योंकि इसका एक दूसरा बेटा था अभय, वो नाजायज बेटा था। अगर आपको याद होगा, जब हम वज्जीस की बात किए थे, तो हम बोले थे कि वहाँ पे जो है मीटिंग होती थी क्षत्रियों की। और वहाँ पे उस मीटिंग में एक नगर वधु को चुना जाता था, जो पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की होती थी, उसको चुना जाता था। और वो एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे, तवाइफ के तौर पे रहती थी, जो उसके साथ राजा राजकुमार जो सब रहते थे।
तो उसी में एक नाम आता है आम्रपाली का, जो नगर वधु थी। जब बिंबिसार एक बार वहाँ पे विजिट किया तो बिंबिसार जो है आम्रपाली से मिला, उसके साथ कुछ वक्त उसने गुजारा और उससे बेटा हुआ था अभय, जो नाजायज था। हालांकि बिंबिसार ने उसको अपनाया और उसको भी उतना ही प्यार करता था जितना अजातशत्रु को। और बिंबिसार ने सोचा था कि अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये मन में था उसके। अजातशत्रु भी रिलैक्स था ऐसा माना जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के कजिन थे, एक नाम था देवदत्त। देवदत्त ने जो है, देवदत्त ये है ये, तो देवदत्त ने, ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु को भड़काया कि अभय को बिंबिसार अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। तो इसके चलते अजातशत्रु ने बिंबिसार को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद उसका कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। ये बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं। वहीं जैन सोर्सेज ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने उसको जेल में डाला बिंबिसार को, और एक बार वो जेल में बंद था तो उसने जेल में ही अजातशत्रु के आने की आहट सुनी, कदमों की आहट सुनी, और इस खौफ में बिंबिसार ने अपने आप को जो है मार दिया, सुसाइड कर लिया। तो ये दो कहानियां हैं। दोनों ही कहानियों में अजातशत्रु जो है दोषी है और अपने बाप की मौत का जिम्मेदार। लेकिन कहानी में आगे ट्विस्ट ये आता है कि बिंबिसार की जो है डेथ होने की वजह से उसकी बीवी कौशल देवी का भी जो है सदमा लग जाता है, वो सदमे में वो भी मर जाती हैं। इसकी वजह से प्रसन्नजीत जो है गुस्सा हो जाता है और प्रसन्नजीत ने काशी वापस ले लिया गुस्से में, जो दहेज के तौर पे दिया था। और बाद में उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, विवाद बढ़ते हैं। फिर बाद में विवाद का निपटारा भी होता है। प्रसन्नजीत अपनी बहन वजीरा की शादी अजातशत्रु से कर देता है। तो बहरहाल इस तरीके से बिंबिसार की डेथ हो जाती है और अगला रूलर जो बनता है वो बनता है अजातशत्रु, जिसने 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये चेलेना का बेटा था और इसको टाइटल दिया गया पितृहंता का, क्योंकि इसने अपने बाप को मारने की जो प्रथा थी वो शुरू की और बाप को इसने अपने मारा। इसका पहला जो सैन्य अभियान रहा, मिलिट्री एक्सपेडिशन जो इसका पहला था, वो प्रसन्नजीत के खिलाफ ही था, जो कि कौशल का राजा था। और ये हार्ड कोर इंपीरियलिस्ट था एकदम, जो विस्तारवादी जो इसकी सोच थी वो बहुत प्रबल थी। यहाँ तक कि उसने अपनी नानी के घर को भी नहीं छोड़ा, यानी कि लिच्छावीस को भी उसने नहीं छोड़ा। वो किसी भी हद तक जा सकता था अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। बिंबिसार भी था, लेकिन बिंबिसार जो है नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखता था, लेकिन यहाँ पे इसने नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में नहीं रखा। उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि उसके इस विस्तारवादी सोच का माध्यम नैतिक है, अनैतिक है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं इसने सोचा। जैसे कि लिच्छावीस पे ही अटैक करना था उसको अपने ननिहाल में, तो इसको लेके दो कहानियां हैं। एक कहानी तो जो बुद्धिस्ट सोर्सेज कहते हैं, बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग ये कि एक माइनिंग हो रही थी, खदान का जो काम होता है उसमें दोनों लोग मिलके काम कर रहे थे, लिच्छावीस और अजातशत्रु। मतलब अजातशत्रु की जो भी सेना काम करने वाले जो लोग हैं वो मिलके काम कर रहे थे और हीरे की खदान थी। तो ये बात थी कि जब पूरा हो जाएगा काम तो आधा आधा बराबर बांट लेंगे, मगध और लिच्छावीस। लेकिन लिच्छावीस ने पूरा होने के बाद ऐसा नहीं किया, बराबर नहीं बांटा। इस वजह से अजातशत्रु गुस्से में आया और अजातशत्रु ने अटैक कर दिया। दूसरी कहानी जो जैन सोर्सेस के आधार पे है, जो सच मानी जाती है, सच क्या बल्कि दोनों ही, अब क्या ही कहें, जो भी हो जो उस टाइम होंगे वो बेहतर जानते होंगे। तो जैन सोर्सेस के अकॉर्डिंग चलेना के, यानी कि अजातशत्रु के दो और भाई थे, हल्ला और बिहल्ला। उसके पास हाथी था और जो कि बिंबिसार ने दिया था, और एक डायमंड का नेकलेस था, हीरे का नेकलेस था। तो अजातशत्रु को ये पसंद नहीं था, उसने अपने भाइयों से मांगा, दोनों ने नहीं दिया और वो भाग गए अपने नानी के घर लिच्छावी। तो अजातशत्रु ने वहां मैसेज भेजा कि दोनों भाइयों को वापस भेजा जाए, रिटर्न किया जाए। भाइयों ने आने से मना कर दिया और लिच्छावीज ने भी भेजने से मना कर दिया। इस बात पे अजातशत्रु को गुस्सा आया और उसने उनको सबक सिखाने का फैसला किया। यहाँ पे शुरू हो जाती है स्टार प्लस की साजिश वाली, षड्यंत्र वाली कहानी। अजातशत्रु ने उनको जो सोचा कि अब जो है सिर्फ लिच्छावीस को ही नहीं, पूरे वज्जीस को, वज्जीस जो 8 राज्यों का संघ था ना,
तो उसने कहा, सोचा, जो फैसला किया मन में, जो षड्यंत्र उसने बनाया कि आठों जो कॉन्फेडरेसीज हैं आठों को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद उन पर अटैक करेंगे। इसके लिए उसने अपने 2 अधिकारियों को वैशाली भेजा और उनको ये दिखाया, उन अधिकारियों को ये सिखा पढ़ा के भेजा कि अधिकारी जो है एकदम बेचारे बन के जाएं और ये वहाँ पे जाके कहें कि अजातशत्रु ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, वो हमारे ऊपर जो है बहुत करता है, जुल्म सितम करता है। ये सब करके एकदम बेचारे बन के वहाँ पे जाना है ताकि वो लोग उन दोनों अधिकारियों को वहाँ पे जॉब दे दें, नियुक्त कर लें। और ऐसा ही हुआ, वो लोग एकदम बेचारे बन के जाते हैं तो लिच्छवीस जो है उन दोनों को अपने वहाँ जॉब दे देते हैं और वो वहाँ पे रहने लगते हैं। और उन अजातशत्रु के मुताबिक उनका मेन काम ये था कि वहाँ पे जब जॉब मिल जाएगी तो वहाँ के लोगों में फूट डालनी है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 साल तक वो एक दूसरे को, जो भी 8 गणराज्य थे, जो कॉन्फेडरेसी का मतलब जो पार्ट थे, उन सबको लेटर भेजते थे, लिख लिख के पत्र भेजते थे। और इस मान लीजिए कि एक को भेजा तो वो दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, दूसरे को भेजा तो वो तीसरे के खिलाफ, तीसरे को भेजा वो तो पहले के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जो है भड़काना शुरू कर दिया। और इस तरीके से वजीज की जो है एकता को उसने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद लिच्छवी पे अटैक किया। लिच्छवी पे अटैक करने के लिए उसने 2 नए हथियार का इस्तेमाल किया, महाशिलाकंटक और रथ मोशन। ये बड़े बड़े जो है हथियार थे, इसका इस्तेमाल करके उसने उसको हराया। पहले लिच्छवीस को हरा के उन पे कब्जा किया और फिर एक के बाद एक करके उसने वजीज की 8 जो पूरी कॉन्फेडरेसी थी उसको उसने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया का मतलब सबको उसने एक एक करके अनेक्स कर लिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा अजातशत्रु के बारे में खास बात, 2 फैक्ट ये कि पाटलिपुत्र में उसने एक फोर्ट बनाया, किला बनाया पाटलीग्राम, क्योंकि मगध को खतरा था चंद्रप्रद्योत से, तो वो चाहता था कि सिक्योरिटी रहे, क्योंकि किले जो है किसी भी साम्राज्य की मजबूती को दर्शाते हैं। दूसरी चीज़ एक ये कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पूरे इतिहास में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो यहाँ पे हुई वो इसी के टाइम पीरियड में हुई और वो हुई राजगीर में 483 ईसा पूर्व। और सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पे हुई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हो चुकी थी तो डिबेट थी वहाँ, उनके जो फॉलोअर थे। तो यहाँ पे 2 नए लिटरेचर लिखे गए, 2 नई उनकी किताबें लिखी गई बुद्धिज़्म की। एक तो है, नाम इम्पोर्टेंट है, धम्मपिटक, और दूसरी है विनय पिटक। तो ये दोनों नाम जो है याद रखिएगा, 2 किताबें यहाँ पे लिखी गई थी। इसके बाद अजातशत्रु के बाद आता है उदयन, जिसने अजातशत्रु को मारा। और उदयन के बारे में खास बात यह है कि इसने पाटलिपुत्र को डेवलप किया। पाटलिपुत्र को डेवलप करने के बाद पाटलिपुत्र जो है उसने मतलब पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया। और फिर उदयन के बाद अनिरुद्ध आया, उसने बाप को मारा, फिर मोंड आया, फिर नागदशक आया। सब एक दूसरे को मार के अगले शासक बनते हैं। और सबसे एक जो है बड़ी बात एक ये है कि नागदशक जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, स्लाइड से कंफ्यूज मत होइएगा, अभी उसी की बात हो रही है। नागदशक जो है आखिरी था और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी शासक को वहीं की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया हो। तो पाटलिपुत्र के लोगों ने ही नागदशक को गद्दी से उठा दिया, इतना बुरा रूलर था वो। और इस तरीके से हरियंक डायनेस्टी का वंश का जो राज्य था वो समाप्त हो जाता है और ये नई डायनेस्टी शुरू होती है, जिसे कहा गया शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे नाम था शिशुनाग, जिसने 413 ईस्वी से 394 ईस्वी तक, ईस्वी नहीं सॉरी ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग जो है कोई बहुत बड़ा वो राजघराने से नहीं आता था, बल्कि काशी में ये अमात्य था। अमात्य बोलते हैं मंत्री को। काशी महाजनपद का ये मंत्री था और वहाँ से वो पावर उसने गेन की और अपनी नई डायनेस्टी इसने शुरू की। और इसने अवंती पे कब्जा किया, वत्स पे कब्जा किया। अवंती, अगर आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अवंती का जो लास्ट रूलर था, आखिरी शासक था, नंदीवर्धन, उसको शिशुनाग ने मारा और उसको मार के इस तरीके से उसने अवंती पे कब्जा किया। खास बात यह है शिशुनाग के बारे में याद करने की कि उदयन ने तो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई,
शिशुनाग ने राजधानी को शिफ्ट कर दिया वैशाली। हालांकि राजधानी बहुत देर तक वहाँ पे नहीं रही। अच्छा, एक और बात ये है कि अवंती पे कब्जा किया, वत्स पे कब्जा किया, कोशालों पे भी इसने कब्जा किया, उनको उसको अनेक्स किया। और साथ अच्छी बात ये है, अच्छी नॉट इन दैट सेंस बट जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि शिशुनाग ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया। अश्वमेध यज्ञ इसने किया था वैशाली में ही। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपने नहीं पता कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है तो वैदिक सभ्यता का या वैदिक कल्चर का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि वैशाली इसने शिफ्ट किया लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रहा। काल अशोक ने फिर से राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। काल अशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था जो अगला रूलर बनता। और काल अशोक के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके ही टाइम पीरियड में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। पहली कहाँ पे हुई? राजगिरा में, जो भी बताया, 483 ईसा पूर्व। दूसरी हुई काल अशोक के टाइम पे और ये हुई 383 ईसा पूर्व। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में दो किताबें लिखी गई। इस वाली बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया, दो शाखाएं बन गई, महासंघिकाज और स्थावीरवादी या फिर थेरवादी भी बोलते हैं इसको। और इसी से आगे चल के बाद में महायान और हीनयान बुद्धिज्म जो है दो बड़ी ब्रांचेस बनती हैं। तो इस बुद्धिज्म के बारे में तो कभी अलग से बात होगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात याद है। तो काल अशोक ने जो है राजधानी जो है शिफ्ट कर दी। इसके अलावा इतिहासकार जो है इसको एक टाइटल भी देते हैं, काक वर्ण, तो ये भी जो है याद रहे। इसके बाद जो है इसका जो शिशुनाग डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था वो था महानंदिन। और महानंदिन की डेथ होती है महापद्मनंद के द्वारा। महापद्मनंद जो है महानंदिन को मार के एक नई डायनेस्टी शुरू करता है जिसे बोला गया नंद डायनेस्टी या फिर नंद वंश। इसको लेके कहानी इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है। जैसे कि महापद्मनंद ने शुरू तो की नई डायनेस्टी, था कौन, इसको लेके मतभेद है। एक कहानी तो ये है कि महानंदिन जो है शिशुनाग वंश का आखिरी जो शासक था, ये उसी का बेटा था। एक शूद्र महिला थी तो उसके साथ महानंदिन का संबंध था। तो लेकिन जब महापद्मनंद पैदा हुआ तो महानंदिन ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वो शूद्र का, उसकी माँ तो शूद्र थी। तो इसके चलते गुस्से में महापद्मनंद ने महानंदिन यानी कि अपने बाप को मार दिया और मारने के बाद खुद राजा बना और एक नया वंश जो है इसने शुरू किया। जो जैन सोर्स हैं परिशिष्ट परवन के अनुसार महापद्मनंद जो है एक नाई का बेटा था, बार्बर का। जो ग्रीक सोर्सेज हैं, कुछ ग्रीक सोर्सेज का मानना है कि हाँ वो नाई का बेटा था और शूद्र का था। और कुछ ग्रीक जो हैं वो ये मानते हैं कि महापद्मनंद जो है महानंदिन की बीवी को पसंद करता था और उसको इसलिए महानंदिन को रास्ते से हटा के खुद राजा बन गया। तो अलग अलग चीज़ें हैं बट मोस्टली जो एक्सेप्टेड है वो यही है कि ये शूद्र का बेटा था और उसका बाप जो था वो महानंदिन ही था, लेकिन उसने उसको मानने से मना कर दिया, इसलिए महापद्मनंद ने उसको मार दिया। तो मारने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि अब एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी जो है, एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसा वंश जो है शासन पे करने आया जो क्षत्रिय नहीं थी, शूद्र था। और यही कारण है कि इसको टाइटल दिया गया था सर्व शत्रंतक, क्षत्रियों को इसने मारा, किलर ऑफ क्षत्रियाज। यही कारण है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, सेकंड परशुराम, क्षत्रियों का हत्यारा माना जाता है, मारने वाला। और ऐसा विष्णु पुराण में ये बात लिखी है जहाँ से ये इसका एविडेंस मिलता है कि शूद्र था, कि एक शूद्र आएगा जो शासन करेगा और सभी को एक जो है अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे सबको इकट्ठा करेगा। तो वैसा जो है इसका एक बड़ा सारा जो है शक्तिशाली सम्राट के तौर पे इसको हिंदू धर्मशास्त्रों में दिखाया गया है। और भी इसके टाइटल थे उग्रसेन, एकराट, ये सब उसकी पावर को दर्शाता है। अगर इसकी एम्पायर की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एम्पायर इसने खड़ा किया और उस टाइम पे ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा एम्पायर, पहला ऐसा बड़ा एम्पायर बन के उभरा जिसका झलक, जिसकी कह सकते हैं हमको मौर्य साम्राज्य में दिखाई देती है। इसके अलावा खास बात एक ये है
कि इसकी आर्मी की अगर बात की जाए, आर्मी भी बहुत बड़ी थी, लगभग 2 लाख इसके पास आर्मी थी, जिसमें से 2000 घुड़सवार थे, जिसमें करीब 2000 रथ थे उसके पास, 4000 से लेकर 6000 के पास हाथी मौजूद थे उसके पास। तो बड़े बड़ा जो है इसका साम्राज्य था। बियास नदी जो है सिंधु की ट्रिब्यूटरी, वहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। वहाँ पे उस इस वंश को एक नए नाम से बोला जाता था, मतलब एक अलग नाम से, नौ नंद देहरा। खास बात यह है कि इसी डायनेस्टी के बाद मौर्य साम्राज्य आता है इस वंश के बाद। तो वो कैसे आता है, हुआ ये था कि इसका जो आखिरी रूलर था वो था धनानंद। धनानंद जो है बहुत बुरा इंसान माना जाता था, बुरा था भी। कौटिल्य जो है इसके दरबार में एक बार गया था, उसने कौटिल्य ने जो है, कौटिल्य कौन थे पता ही होगा आपको, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो भी कह लीजिए। तो कौटिल्य एक दरबार में गए थे धनानंद के। उस टाइम पे ग्रीक का खतरा भारत पे मंडरा रहा था। कौटिल्य ने बोला कि ग्रीक का खतरा है तो आपको सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। धनानंद चूंकि एकदम बेकार था, कुछ मतलब था नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया। इसी पे कौटिल्य ने जो है अब चंद्रगुप्त की नज़र पे, मतलब जो कौटिल्य की जब चंद्रगुप्त पे नज़र पड़ी, तो वहीं से कौटिल्य ने इस चीज़ का समाधान ढूंढा और चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, और फाइनली मौर्य साम्राज्य की तरफ कहानी बढ़ती है। तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बहरहाल लास्ट जो है धनानंद था, और धनानंद बिल्कुल बेकार था, और इस फिर ये डायनेस्टी का खात्मा मौर्य वंश के आने के साथ होता है। तो अगले में हम लोग मौर्य वंश की बात नहीं करेंगे, अगले में हम लोग ग्रीक का जो इन्वेजन हुआ उसकी बात करेंगे, अलेक्जेंडर है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश की। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और बाकी अगर कोई सजेशन देना है, कोई कमी बतानी है तो कमेंट में बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।